साथियों साथियों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में बताने वाला हूँ कि आपने यदि कोई पुरुष एक्सपायर होता है तो उसका उत्तराधिकार क्रम के बारे में तो आपने जाना होगा कि किस किस को मिलेगा हिस्सा। ठीक है। और आज हम आपको बताएंगे जब भी कोई स्त्री एक्सपायर होती है तो स्त्री की संपत्ति में किस किस का अधिकार होता है। एक सबसे बड़ा जो लोगों में मिथ है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो यानी कि पत्नी के मरने पर पति को इसमें हिस्सा अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप बेहतर कानूनी सलाह किसी मैटर पे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, यूपीआरसी सेक्शन 111 यानी कि यूपीआरसी सेक्शन 111 ये प्रोविज़न करता है कि जब भी कोई स्त्री एक्सपायर होती है तो स्त्री का वारिसान क्रम कुछ इस प्रकार होगा 110 सब सेक्शन ए के अनुसार। ठीक है ना। अब जब भी स्त्री एक्सपायर होगी तो किसे मिलेगा? देखिए, उसके पति को नहीं मिलेगा, पति को मिलेगा दूसरे वर्ग में। अभी प्रथम वर्ग दूसरा वर्ग आपको समझा दूं, जहां पे लोग जो है काफी डाउट रहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब प्रथम वर्ग में कोई नहीं मिलेगा, कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं है, तब प्रॉपर्टी सेकंड वर्ग वाले को मिलेगी। जब सेकंड वर्ग वाला भी जीवित नहीं है तब प्रॉपर्टी थर्ड वर्ग वाले को मिलेगी। थर्ड वर्ग वाला जीवित नहीं है तो फोर्थ। इस प्रकार से प्रॉपर्टी उत्तराधिकार क्रम चलता है। ठीक है। अगर फर्स्ट में कोई जीवित है तो फिर फर्स्ट वाले को मिल जाएगी, फिर वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है। तो देखिए किस किस को मिलेगी वो आप जान लीजिए। और यदि आप अपनी पत्नी के नाम संपत्ति कराने जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। देखिए कई लोग इसलिए कराते हैं कि रजिस्ट्री में पैसा बच जाएगा। रजिस्ट्री में कुछ ज़्यादा पैसा नहीं बचता, केवल और केवल अधिकतम से अधिकतम 10,000 तक बचा सकते बस। ठीक है। अब स्त्री एक्सपायर हो गई तो उसकी संपत्ति में किस किस को अधिकार मिलेगा? देखिए, पुत्र, पुत्र को मिल जाएगा। उसकी थर्ड जेंडर कोई संतान है उसे मिलेगा। अविवाहित पुत्री को मिलेगा। विवाहित पुत्री को भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अविवाहित पुत्री को मिलेगा पुत्र। या मान लीजिए कोई पुत्र एक्सपायर हो गया, उसका कोई पुत्र, उसकी कोई विधवा हो तो उसे मिल जाएगा। ठीक है। इन लोगों को मिलेगा प्रथम वर्ग में। अगर इनमें से कोई भी जीवित नहीं है तो मिलेगा पति को। अगर जीवित है कोई भी, मान लीजिए उसका पुत्र जीवित है, उसकी अविवाहित पुत्री जीवित है, या मान लीजिए उसका पुत्र एक्सपायर हो गया तो उसका कोई पुत्र था, उस पुत्र पूर्व मृत पुत्र की कोई विधवा थी, तो उनको संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन उसके पति को नहीं मिलेगी। अब सपोज दैट मान के चलिए साथियों कि इस प्रथम वर्ग में कोई भी नहीं है, ना उसका पुत्र था, ना कोई पुत्री थी, कोई था ही नहीं। तब साथियों उसके पति को वहां पे संपत्ति मिलेगी। सेकंड वर्ग को संपत्ति जाएगी। पति या विधवा, थर्ड जेंडर, पति या पत्नी, भाई या तो उसका पति हो या कोई थर्ड जेंडर के। भाई आप देखिए 377 तो हट गई है, तो आपस में भाई क्या कर, मान लीजिए जो भी है उसको भी संपत्ति मिलेगी उसके पति को। ठीक है। चाहे थर्ड जेंडर पति या पत्नी जो भी हो, ठीक है, उसको भी मिलेगी। ठीक। अब मान लीजिए उस महिला का पति भी एक्सपायर हो गया, भाई पति भी नहीं है, ठीक है ना, तो वो संपत्ति जाएगी विवाहित पुत्री को। अब समझ सकते हैं ना, कई लोग नहीं कहते कि विवाहित पुत्री को तो संपत्ति मिल जाती। भाई नहीं मिलेगी। यूपीआरसी सेक्शन 110 प्रोविजन कर रहा है यहाँ पे तीसरा। जब पहले में कोई नहीं, दूसरे में कोई नहीं, तब तीसरे। अगर मान लीजिए साथियों, अगर यहाँ पे साथियों मान लीजिए अगर इसका पुत्र जीवित होता कोई, तो संपत्ति प्रथम वर्ग में रह जाती, दूसरी वर्ग को आती नहीं। अब कोई भी जीवित नहीं तो इसके पति को मिलेगी, पति भी जीवित नहीं तो विवाहित महिला, विवाहित पुत्री भी अगर जीवित नहीं तो पुत्री का पुत्र, थर्ड जेंडर सन विवाहित पुत्री। ठीक है। अगर वो भी जीवित नहीं है उस स्त्री की तो उसके पिता को मिलेगा। उसका पिता जीवित नहीं है तो विधवा माता को मिल जाएगा। इस प्रकार से संपत्ति चलती है। अब साथियों मैं आपको एक चीज बता दूं कि यदि आप बेहतर कानूनी सलाह किसी मैटर पे लेना चाह रहे हैं, कई लोगों के कानूनी संबंधी क्वेश्चंस रहते हैं, उनके एडवोकेट उन्हें सही सलाह नहीं देते, सही गाइड नहीं देते, तो आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, फीस जमा करके सलाह ले सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और कि अब कोई पुरुष जो है वो एक्सपायर होता है तो फिर उसकी संपत्ति किसे किसे मिलेगी? देखिए, एक वो देखिए कि पुरुष की संपत्ति में तो भाई पत्नी का अधिकार होता है, लेकिन पत्नी की संपत्ति में पुरुष का अधिकार नहीं होता है। अब यहां देखिए विधवा को, देखिए सबसे पहले विधवा, यानी कि सबसे पहले मतलब प्रथम वर्ग में विधवा को भी मिलेगा। ठीक है। अविवाहित पुत्री को भी मिलेगा, थर्ड जेंडर संतान को भी मिलेगा। मान लीजिए कोई पुत्र ऐसा है जो मर गया है, उसका पुत्र या कोई विधवा है, उसको भी मिलेगा। ठीक है। अब इनमें से प्रथम वर्ग कोई नहीं है तो उस व्यक्ति की डायरेक्ट माता या पिता को मिल जाएगा।
ठीक है। अगर माता पिता भी जीवित नहीं है तो विवाहित पुत्री को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सरकार से कहना चाहूँगा कि अब भी आपकी जब की बार अमेंड हो तो ये विवाहित पुत्री जो है वो यहाँ पे होना चाहिए था। भाई किसी व्यक्ति ने कमाया अपनी विवाहित पुत्री को भाई देगा, माता पिता को क्यों देगा भाई वो? ठीक है, तो विवाहित पुत्री का यहाँ पे होना चाहिए था। उसके बाद माता पिता का जिसमें देखिए इसमें जैसा है वैसा ही उसमें होना चाहिए था। इसमें देखिए इसमें जो है ठीक है विवाहित पुत्री को तब उसके माता पिता को मिलेगा, वो ही यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो भाई सीधी बात है कि अगर वहाँ पे कोई पुरुष एक्सपायर होता है तो उसकी विधवा को मिलेगा, जो भी मान लीजिए पुत्र हैं, ठीक है, या मान लीजिए जो भी नाती हैं सबको मिलेगा। अगर प्रथम वर्ग में कोई भी जीवित नहीं है तो उसके माता पिता को मिल जाएगा। उसके माता पिता नहीं जीवित है तो विवाहित पुत्री को मिल जाएगा। विवाहित पुत्री नहीं जीवित है तो उसके भाई या अविवाहित बहन या थर्ड जेंडर संतान, इन सबको मिलेगा। देखिए अब फोर्थ वर्ग में आ गई तो फोर्थ वर्ग में सबको मिलेगा। फिर फिफ्थ वर्ग में जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि पुत्र की पुत्री, ठीक है, या थर्ड जेंडर संतान। पिता की माता यानी कि यहाँ पे अम्मा जो बोले जाते हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को भी यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी में राइट्स मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से था कुछ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में अमेंडमेंट हो चुका है कि विवाहित पुत्री हो चाहे अविवाहित सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। लेकिन कृषि जमीन में इसी विधि से कृषि जमीन लागू होगी। विवाहित जमीन को वहाँ पे नहीं, सॉरी, विवाहित जो वो पुत्री है उसे यहाँ पे कृषि जमीन में नहीं मिलेगा भाई, बाकी उसमें मिल जाएगा। ठीक है, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, बात बाकी अगर आपको कोई कानूनी सलाह लेनी है या आपको कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है कि आपकी ज़मीन विवादित तो नहीं है, उसकी खतौनी, उसकी डबल रजिस्ट्री, अंश विक्रय, तो ये भी आप चेक करवा सकते हैं साथियों। धन्यवाद इसी के साथ साथ।